Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Ranga Bhashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां रोज की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए ऑनलाइन हमारे साथ आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धीरेन्द्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Sonu. The top stories. Prime Minister says India will become self-reliant only when farmers and villagers are empowered. India and Denmark to sign intellectual property cooperation agreement tomorrow. And foreign funds pull out 476 crore rupees from domestic stock markets so far in September. प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत और डेनमार्क कल बौद्धिक संपदा सहयोग से जुड़े करार पर करेंगे हस्ताक्षर। और विदेशी फंडों ने घरेलू शेयर बाजारों से सितंबर में अब तक 476 करोड़ रुपए की राशि निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भी कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया। श्री मोदी ने ये भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है और अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। अपने खेत में वे धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो कुछ भी उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। Right, let's start taking phone calls, and as we all know, this is an interactive program where you are also included in this program. You can pick up your phone and talk to our experts. And joining us very first this evening is Aditya, again one of our regular callers now on the show. Welcome Aditya to Market Mantra. My first question to Dhiren ji is, can you tell me about SBI Magnum Children's Benefit Fund? And my second question is, you don't recommend investing money in for sector-based funds, but what if we invest in agro-based funds? And my सुझाव है मेरा एक कि जो है आप यहाँ अपनी दिल्ली के अंदर से कुछ प्रोग्राम्स भेजते हैं, तो कृपया लोकल यूनिट्स के थ्रू ये इंश्योर कीजिए कि वो एक्चुअली में पहुँचे। Okay. Fine. Yes. Yes, Dhirendra. About SBI Magnum. SBI Magnum Children Benefit Fund, इसके दो ऑप्शन उपलब्ध हैं। एक और ये अगर दादाजी या कोई और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अगर ये अगर चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के दो प्लान हैं,
सेविंग प्लान है और एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये दोनों का जो एलोकेशन है, एक में ज्यादा इक्विटी है, एक में कम इक्विटी है, और ये नॉर्मल तरीके के हाइब्रिड फंड। धीरेन्द्र जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है जी। अगर आप थोड़ा, हाँ जी, अभी बेहतर है जी। सो आप एसबीआई मैग्नम के दो ऑप्शन है, एक में जिसमें ज्यादा इक्विटी है, एक में कम इक्विटी है, और ये जो नॉर्मल हमारे हाइब्रिड फंड है उसी तरह का है। और फंड को ऐसे पैकेज किया गया है क्योंकि अगर हम इसको दूसरे अग्रेसिव हाइब्रिड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड से कंपेयर करें तो उसी कैटेगरी, उसी तरह के ये फंड है। और दूसरा उनका सवाल था कि सेक्टर बेस्ड फंड्स में निवेश करने से आप यूजुअली मना करते हैं, एग्री बेस्ड फंड्स क्या अभी अच्छा एक विकल्प रहेंगे? एग्री बेस्ड फंड उपलब्ध नहीं है, अगर एक आध है भी, क्योंकि अधिक समझना चाहिए कि ये दो तरीके के फंड है जिसमें कि कुछ खास चीज दिखता है। एक तो कि सेक्टर फंड है, जैसे बैंकिंग है, फार्मा है, एफएमसीजी है, टेक्नोलॉजी है, तो ये यहाँ पे पता है ये एक सेक्टर है, एक बड़े खास सेक्टर में इन कंपनियों इन फंड का पैसा लगेगा। दूसरा बहुत सारे थीमेटिक फंड है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री है या एग्री कंजम्पशन लेड है। ये एक थीम है, इसमें ये फंड मैनेजर बोल रहा है कि इस तरह के चीजों से जुड़े हुए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे फंड मैनेजर कहता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सारी चीजों में निवेश करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो वो डेफिनेशन इतना बड़ा है कि इसमें टेक्नोलॉजी और फार्मा को छोड़ करके, एफएमसीजी को छोड़ के 3 सेक्टर को हटा दिया जाए तो पूरे बाजार का इसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो एग्री फंड वैसे ऐसा उपलब्ध नहीं है, और अगर है भी तो वो इनका डेफिनेशन इतना लूज है कि इन सारे फंड से भी बचना चाहिए। राइट। अगले कॉलर है वरुण दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है वरुण, सवाल पूछिए। सर, ये पूछना है, जो बिरला सनलाइट फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, इसका प्रदर्शन बहुत ही खराब होता जा रहा है सर, 5 स्टार से 2 स्टार आ गया। जी हाँ। तो इसका पैसा मेरे को स्विच करके और कोई फंड में डालना चाहिए अभी, ना इसमें बना रहना चाहिए? और दूसरा सवाल है सर, जो आईसीआईसीआई पोटेंशियल मल्टी एसेट फंड से मैं आईसीआईसीआई पोटेंशियल का ब्लू चिप फंड में जाना चाहता हूँ, तो ये कैसा रहेगा सर? ये मेरा नहीं, ब्लू चिप फंड एक अच्छा लार्ज कैप फंड है, पर लार्ज कैप फंड में पैसा लगाना आज के दिन थोड़ा दिक्कत हो गया है, क्योंकि लार्ज कैप फंड इंडेक्स को बीट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। उन्हें लगाना होता है केवल बड़े 100 कंपनियों में ही, और दूसरा आपके पास सस्ता विकल्प है। अगर लार्ज कैप फंड को अगर इंडेक्स को बीट करना है तो कम से कम 1.5% पहले, सबसे पहले 1.5% ज्यादा कमाना पड़ेगा, तब जाकर वो इंडेक्स को मैच कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में, साल में इनका केस हुआ है। आपके पास दूसरा विकल्प यही है कि आप ज्यादा डाइवर्स, ज्यादा ब्रॉड बेस्ड फंड में लगाएं, जहां से फंड मैनेजर को ज्यादा आती है और वो कुछ खास चीज कर पाए। इस वजह से मुझे लगता है कि आपको लार्ज कैप फंड में नहीं लगाना चाहिए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड एक अच्छा लार्ज कैप है, लेकिन अभी अच्छा दिख रहा है। जरूरी ये है कि जब आप पैसा लगाएं उसके बाद 2-4 साल 5 साल आपके जो लगाने का पीरियड है उसमें अच्छा करें, और हो सकता है उसमें भी अच्छा करें दूसरों की तुलना में। लेकिन ये देखना कि लार्ज कैप फंड में पैसा आमतौर पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों अधिकतर फंड के लिए इंडेक्स को बीट करना मुश्किल हो गया है। इससे दूसरा विकल्प देखिए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्रंटलाइन इक्विटी सचमुच डिसअपॉइंटिंग फंड हो गया है। हाल फिलहाल यहाँ पे थोड़ा पोर्टफोलियो में बदलाव हो दिखा है, 2-3 महीने में इसके प्रदर्शन में मामूली सा सुधार दिखा है, लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं है। और ये एक लार्ज कैप फंड है, और 17,008 जिस वजह से मैं बोल रहा था कि ऐसे प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में भी मन ना लगा है, उसी कारण इसके कमजोर प्रदर्शन और लार्ज कैप ओरिएंटेशन की वजह से पैसा अपना सेव करना चाहिए। Right. Let's move on and take our next caller. We have Sanjay joining us from Delhi. Good evening, Sanjay, and welcome to Market Mantra. हाँ जी, मेरे 2 प्रश्न है। पहला ये कि भारत में क्या ऐसे ग्लोबल फंड है इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल है, जो कि इसमें फंड मैनेजर को ये सुविधा दी गई हो कि वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ले और किसी भी असेट में वो इन्वेस्ट कर ले? जी। दूसरा ये कि यानी कि एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में आगे आने वाले समय में कितना रिटर्न मिल सकता है? ओके, फाइन। भारत में बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिसमें कि जो विदेशी बाजार में लगाते हैं। विदेशी बाजार में लगाने का जो इनका तरीका है वो 2 तरीके का है। एक तो कि किसी विदेशी फंड में पैसा लगा देते हैं जो कि दुनिया भर में लगा हुआ हो, या
अब बहुत सारे फंड्स में ये भी आज़ादी है कि वो जहाँ चाहे खुद सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो फंड मैनेजर हैं या अधिकतर फंड कंपनी हैं तो सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका जो फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है या उनकी जानकारी है या जो फंड मैनेजर का फोकस रहा है या एक्सपीरियंस रहा है वो सब कुछ यहाँ पे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकतर फंड ऐसे हैं जो कि दुनिया के किसी ऐसे फंड में पैसा लगाते हैं जो कि दुनिया भर में पैसा लगाते हैं। केवल एक दो फंड ही है, दो तीन फंड कंपनी है जो कि यहाँ पे सीधे तौर पे विदेशी पैसा लगाती है। हमने आपको हमारे इंटरनेशनल कैटेगरी में इस तरह के काफी सारे फंड मिलते हैं। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में आपको अभी तक बेहतर रिटर्न मिल रहा था, पिछला एक साल खासा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 9.73% एवरेज रहा है पिछले एक साल का रिटर्न। इस रिटर्न की आप भविष्य में उम्मीद न रखें, और ये जो 9.73% रिटर्न है, इसमें ये एक बड़ा सा रेंज है। बहुत सारे फंड का इससे कमजोर है, कुछ फंड का इससे ज्यादा रिटर्न है, और पिछले 6-8 महीने का जो टर्ब्यूलेंस है उसकी वजह से भी ये फंड का रिटर्न बेहतर हो गया है। लेकिन ज्यादा रिस्क की वजह से, और अगर आप सावधानी से उस रिस्क को नेविगेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि 7 से 8% के बीच में रिटर्न आने वाले समय में मिलना चाहिए। अगले कॉलर है जी, अगले कॉलर है चेन्नई से विजय हमारे साथ। विजय, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। Yeah, thank you very much, and good evening, Mr. Dhirendra. I have 2 questions relating to NAV. Yeah. A very simple, basic question, but if one were to redeem the units, it is simple calculation of NAV of the day multiplied by the number of units. Point number 1. Secondly, sometime last week, SEBI made an announcement very quietly about some purchase price impacting on NAV. Can you throw some light on these 2 points? Okay. Yes. Yes, in case of mutual fund, after the abolition of entry load, you are right. If you have 100 units of a fund, whatever be the NAV, it will be multiplied, and that is your realization price. But there is a catch. There is an exit load which is levied by fund company, which is normally, if you disinvest, if you sell your investment before 1 year, then 1% of the investment will be charged. That is the exit load. That is primarily to encourage long-term savings, or there could be similar such rules for many other funds. In case of many debt funds, it is 6 months or so percentage that will be deducted from your investment. So you are right. NAV multiplied by that is your unit multiplied by NAV minus load, if any, is the money that you get. 2 weeks ago, SEBI made these changes. The rule of in making investment in mutual fund is that was so far that up to 2 lakh rupees, if you actually deposit a check in if you make your application for investing in mutual fund, you were and there is, for making investment in mutual fund, there is a cut-off time. You have to report, or you have to present your case or present your request for purchase before a cut-off time. Right now, because of COVID, it is 1 o'clock. Earlier, it used to be 3 o'clock. And so you make your case, you fill up an application form, make an investment of 1 lakh rupees, and give it to a fund company before the cut-off time. Even before they had realized the money, but before presenting the check, you would have been allotted 1 lakh rupees worth of funds based on that day's NAV. And investments of over 2 lakh rupees was always the case that it will be subject to realization. The day the fund company is able to realize the money, you will be allotted those units. So SEBI has made this change that now, because most of that transaction happening is digital, online, it does not make any difference, because the moment you are making an online purchase, your account is debited and the fund company gets that money. Now it has been made compulsory that all mutual fund units will be allotted subject to realization, and you will be allotted based on the allotment date. So on the realization date. So this is a simple rule. I think it's a fair system. You get something only after they have got the money. Right. And we now have Arun joining us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. Hello, Dhirenji. Good evening. Good evening. Dhirenji, you have always advocated
that don't relate redemptions to the market and only go in for the goals. If you need it, you do it. The redemptions there. That has been your advice since last 10 years. I have been listening to it. So, but now the point is that the market is too low. So, but my goals are not met. So, what should I do? Thank you. I really can't grow the money. And yes, it's a grim reminder that mutual funds are subject to market share. Yeah. But you would have to look for two things. One is that, you have a very, what can I say? Yeah, did you invest in equity? You invested regularly, you invested for 10 years, and you were expecting a 12% return, but it has not turned out to be 12% return, but 9.5%, and you are not able to meet your goals. If it is a non-negotiable goal, you have to settle with it. If it is a negotiable goal, then I think, this looks like, many of the goals which were actually landing at this point of time, when the market is completely uncertain, last 3-4 years returns have been bad, particularly last 6 months despite. In fact, today I would say that, if you had any plan, I don't know, if you look at, 5-year, 10-year return, if you look at 10-year SIP return or 10 years return from the large cap or the index or the multi-cap, it is ranging between 7 to 11%. The mid-cap funds have, 10-year returns at 10%. So I'm referring to, SIP return. That could be, little more because one would have benefited. But I still feel that if your goals are not met, then just making changes in your investment is not going to really make much of a difference. Bad luck. और ये भी है कि हमेशा कहा जाता है कि यू कांट एग्जैक्टली टाइम द मार्केट. नहीं, वो तो है ही है, लेकिन इन्होंने अगर सब कुछ किया है, उसके बावजूद इनका गोल मीट नहीं हुआ है. अगर आप 5,000 रुपया हर महीने लगा रहे थे और आपको लग रहा था कि ये 60,000 रुपये साल का, 6 लाख रुपये साल का, 60 लाख रुपये 10 साल में, और ये बढ़ करके कम से कम 15 लाख हो जाएगा, और वो 15 लाख नहीं हुआ, तो क्या वो उसके नजदीक पहुंच गया है? और अगर ये नॉन नेगोशिएबल गोल है, तब तो आपके पास कोई चारा नहीं है, कम पैसे हैं. अगर ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आपको मकान बनाना था या कोई और ऐसी जरूरत थी जो कि थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है, कोई ऐसे और चीज के, तब थोड़ा मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए. अब चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास. है विजय हमारे साथ थाने से. बहुत बहुत स्वागत है. सवाल पूछिए विजय. जी, धीरेन्द्र जी नमस्कार. ये 2 फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के, एक एसेट एलोकेटर फंड और एक रिटायरमेंट फंड. तो इसमें से कौन सा अच्छा होगा या दोनों अच्छे होंगे? सर, कौन सा फंड आपने बताया? एसेट एलोकेशन सुनाई दिया और दूसरा रिटायरमेंट फंड. जी जी. तो इन दोनों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का. जी जी, इनका कंपैरिजन चाहते थे वो. जी जी. एसेट एलोकेशन फंड वैसा फंड है, अधिकतर फंड कंपनियां एक ऑफर करती है सर, और ये ऐसे अधिकतर फंड इसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों में पैसा लगाती है, और इन फंड का लंबे समय का हिस्ट्री कोई बहुत मजबूत नहीं बिल्ड हो पाया है. पर इसके पीछे सोच ये है कि कभी न हर चीज रिस्की है और हर चीज कभी परफॉर्म करता है, और इसलिए आपका पैसा हर जगह लगा हुआ है, लेकिन कहाँ लगा हुआ है और कहाँ बेहतर करेगा ये पता नहीं. मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को एक सिंपल प्लान फॉलो करना चाहिए कि, और अगर काम निवेशक आपके जैसा, उसके लिए कोई भी फंड उसका वो रिटायरमेंट फंड है, और कहता हूँ कि रिटायरमेंट फंड के बजाय किसी भी तरीके से उसको, जिस फंड में रिटायरमेंट फंड लिखा हुआ है वो आपके लिए अनिवार्य नहीं है. एक तो लगा, मुझे लगता है ब्रॉड एसेट क्लास इक्विटी और डेट होता है. जब आपके पास बहुत सारा समय है और आपकी जरूरत है, और शुरू में आपके पास कोई बचत ही नहीं है, जब आप शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है आपको एसेट एलोकेशन नहीं करना चाहिए. जब पैसा थोड़ा इकट्ठा हो जाए तब आपको जरूर एसेट एलोकेशन करना चाहिए, ताकि थोड़ा पैसा आपका कम चला जाए, क्योंकि उस समय जब बाजार अचानक गिरता है, और बाजार हमेशा अचानक ही गिरता है, तो आपको अफसोस थोड़ा कम हो और आपको रीबैलेंस करने का अपॉर्चुनिटी मिल पाए. जब आपका पैसा बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बढ़ जाए और काफी समय हो जाए, 20-30 साल से अगर आप निवेश कर रहे हैं, तब आपका पैसा, खासा पैसा, आधा पैसा या 2/3 पैसा आपका फिक्स इनकम में होना चाहिए, ताकि उस समय आपकी जो सोच है या जो आपका रिस्क टॉलरेंस है या जो आपका जिस तरह का शॉक आप अब्जॉर्व कर सकते हैं, उस समय तक आप शायद रिटायर कर सकते हैं और बाजार गिरने से ज्यादा आपको तकलीफ होती है,
तो आप ज्यादा पैसा आपका एक्सपोज नहीं रहे मार्केट में, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव बहुत सारे लोगों के लिए तकलीफ करता है। दूसरा कि ये रिटायरमेंट फंड, ये भी उसी तरीके का चीज है। रिटायरमेंट फंड एक फिक्स एलोकेशन के साथ आता है। मुझे लगता है अगर एक आप फंड में निवेश करें और जिसको कि आप मान लें कि ये आपका रिटायरमेंट फंड है, तो वो आपका रिटायरमेंट फंड है। रिटायरमेंट फंड में कोई ऐसा खासा आपको एडवांटेज नहीं मिलता है। कुछ रिटायरमेंट फंड में आपको 1.5 लाख रुपए का एपीसी का एडवांटेज मिलता है, लेकिन अगर आप किसी भी टैक्स सेविंग फंड में अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं और आप उसको मान लेते हैं कि आपका रिटायरमेंट फंड है और उसको आप छेड़ते नहीं हैं, और कभी उसको बेचने की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर है और उस पैसे को आप डिसिप्लिन के साथ किसी दूसरे फंड में लगा लेते हैं और आप दिमाग में अपने ईयर मार्क करके चलते हैं कि आपका रिटायरमेंट फंड है, तो वो आपका रिटायरमेंट फंड है। रिटायरमेंट के लिए आपको फोकस इस पे करना चाहिए कि आपके रिटायरमेंट के पास के समय जितनी पैसे होने चाहिए वो जब आप बहुत दूर है होना चाहिए। जब आप नजदीक आ जाए अपने रिटायरमेंट के कदर तब आप फिक्स इनकम पे लगा होना चाहिए। इसके लिए फंड या रिटायरमेंट फंड दोनों के बजाय किसी भी फंड को देखें। Yes. Yeah. And before we take more calls, let's take a look at some of the other news items. Prime Minister Narendra Modi and his Danish counterpart, Mette Frederiksen, will be holding a virtual bilateral summit tomorrow. An MOU in the field of intellectual property cooperation between India and Denmark will be signed on the occasion. Another major outcome will be the joining of International Solar Alliance ISA by Denmark. The virtual bilateral summit will give an opportunity to the two leaders to comprehensively review the broad framework of bilateral relationship in the context of the time-tested friendly ties between the two countries and give broad political direction for a strengthened and deepened collaborative partnership on key issues of mutual interest. Let's also take a look at foreign funds. Foreign funds have pulled out a net 476 crore rupees so far this month from domestic stock markets in September. According to depositories data, foreign portfolio investors have withdrawn a net 4,016 crore rupees from equities, but invested a net sum of 3,540 crore rupees in debt instruments during the period 1st to 25th of September, a net outflow of 476 crore rupees. हमारे अगले कॉलर बाबूराम हैं, गाजियाबाद से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका बाबूराम जी। मैम नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे पे 1 लाख रुपया है, इसे कहाँ लगाऊं ये बताओ आप। दृष्टिहीन हूँ मैं। के लिए आपको पैसा को लगाना है बाबूराम जी। बाबूराम जी आप हमारे साथ हैं? हाँ जी। हाँ बताएं, आप 1 लाख रुपया है, थोड़ा सा कितने समय तक इस पैसे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी? कहाँ पर लगाऊं सर ये बता दो आप कितने समय के लिए लगाना चाहते हैं? सर मेरी 55 साल उम्र है जी। तो आप वापस कब चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, कब आपको जरूरत पड़ेगी? 5 साल 6 साल में मिल जाए वापस। जी धीरेन्द्र जी, 5-6 साल दोनों इनके लिए जो मेरा जवाब है वो काफी, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि अगर कभी पैसा लगाया है ये उतार चढ़ाव कितना विथस्टैंड कर पाएंगे। मेरी सलाह की 5 साल के लिए तो इनको इक्विटी सेविंग फंड एक होता है उसमें पैसा लगाना चाहिए, जिसमें केवल 1/3 पैसा आपका फिक्स इनकम में लगा होता है। लेकिन अगले 5 साल के लिए, और अगर इन्होंने पहले कभी नहीं लगाया है और इनके लिए आसान होगा कि नहीं होगा किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, तब इनके लिए मेरी सलाह होगी कि ये कुछ ना करे, सीधा पोस्ट ऑफिस में जाके अपने पैसे का टर्म डिपॉजिट करे। एक निश्चित रिटर्न का सुरक्षित होगा, बैंक से ज्यादा बेहतर मिलेगा। और अगर ये म्यूचुअल फंड से वाकिफ नहीं है, ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही किसी और के पास जाएंगे एक और खतरा होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और बताते हैं कि इनके पास 1 लाख रुपया है, तो अगर इनका पैसा किसी यूनिट में या किसी दूसरे ऐसे प्रोडक्ट में, ऐसे इन्वेस्टमेंट में करा दिया जिसमें पैसा इनका फंस जाए, लगे नहीं, ये भी एक डर रहता है। मेरी सलाह है कि एक आपको इक्विटी सेविंग फंड में पैसा लगाना चाहिए अगर संभव हो आसानी से और आप बारीकी से कर पाए, नहीं तो पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट। Right, and let's take our next caller. We have Nitin joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. Hello. Yes, Nitin. Go ahead. Put your question. I have 2 funds, one IDFC multi-cap and one L&T equity fund.
I invested last 10 years. So now the SEBI has done some categorization in that fund. Yeah. So what I have to do? You have to do nothing because SEBI did this categorization. If you are happy with these two funds and you are scared that the multi-cap classification or something that SEBI has done is going to alter the complexion of this fund, SEBI is undoing it in a certain way, in a manner that, SEBI has indicated that it is going to launch a fund. Because what SEBI has done is it has mandated that all multi-caps must invest 5% into small cap, mid cap, and large cap. It is very difficult for many of these to 25% into small cap. So, many of these funds will not be able to comply with it. If they comply with it, then the risk return or, the portfolio characters of this fund will also be destroyed or disturbed quite a bit. So, SEBI has indicated that it will allow fund companies to launch a new category called dynamic equity fund or something like that. Those funds will be that category will have funds which can invest in any kind of fund, any kind of division. And I visualize that many of these multi-cap which want extreme flexibility and they want to invest, they will move there. The other thing is that as funds it is very difficult for them to be investing in small cap. So, it just brings home a point that, funds which are very large, you will have to think of investing in small cap yourself. And because of that, these guideline changes or, that circular, you don't have to make any changes. The date of compliance was January and these changes will happen before that. अगले कॉलर है नंद दिल्ली से। नंद जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। Good evening, Mr. Dhirendra. I have money stuck in Franklin Templeton Debt Fund. So can you give me the latest update on the court case, please? Thank you. There isn't much latest. The court hearing is going on and it was expected. The latest is that, the court was supposed to give the latest is that, they have substantial amount of money. The Karnataka High Court has said 25th September as the preferable timeline for completion of all argument by all parties. And I think, this was not done. So maybe, tomorrow is going to be the last date of hearing of all completion, after which the court will come with, some relief or, some decision. The basic expectation, one thing which was told by the Franklin's lawyers, that if the court or SEBI permits them to give the money that these funds have in the form of cash, and the scale of cash in Franklin India Ultra Short Term Bond Fund is 35%. In Dynamic Accrual Fund it is 17%. In the Low Duration Fund it is 9%. And it is 2% in case of other fund, in the credit risk fund. And the other two funds have also become cash positive. So I think, these are as of last week. So the scale of cash would have grown, will be more. So investors can get, as an interim relief, I'm expecting that most investors should get a sizable part of the money. Right. We have Ratnakar joining us from Mumbai. He's one of our regular callers on the show, but due to paucity of time, we won't be able to take his call on the show today. So would request him to call up again, maybe next Sunday if he wants to, talk about mutual funds, and if he wants to talk about other issues, he can call up even tomorrow and on Saturdays. और सभी श्रोताओं का हम धन्यवाद करना चाहेंगे रंगा, इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और धीरेन्द्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories. Prime Minister says India will become self-reliant only when farmers and villagers are empowered. India and Denmark to sign intellectual property cooperation agreement tomorrow. And foreign funds pull out 476 crore rupees from domestic capital markets so far in September. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.